तो आप लोगों का जितने भी लोग इसी पोल्ट्री फार्म ओपन करना चाह रहे हैं हमारे उड़ीसा में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, बहुत जने का बहुत सारा शिकायत आ रहा है। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि कुछ ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में हेल्प करेगा, जो एक मतलब जब आप प्रैक्टिकल फील्ड पे उतरोगे ना वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट उतरते हैं मैदान पे। और पहला सवाल जो आप लोगों का रहता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमको कितना लगता है एक इसी पोल्ट्री फार्म बनाने में। जैसे कि बहुत जने बोलते हैं कि हम बना रहे हैं 15,000 स्क्वायर फीट का बना रहे हैं या 20,000 स्क्वायर फीट का बना रहे हैं या 15,000 चिक्स के लिए बना रहा है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि एक चिक्स जो है वो 0.8 स्क्वायर फीट लेता है। तो आप उसके हिसाब से आप पहले अपना एरिया का पता कर लेना कि कितना स्क्वायर फीट का आपका शेड का साइज होगा। अब उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना 650 या 700। 650 या 700 मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको हाई लगेगा, क्योंकि उसमें से जो 350 रुपीज़ होता है ना वो आपका सिविल वर्क में चला जाता है। उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर है, डीजी है, उसके बाद आपका इक्विपमेंट्स है, ये सारा मिला के आपका कॉस्ट सिविल कॉस्ट में, सिविल कंस्ट्रक्शन में जितना लगा होगा उसका डबल हो जाता है। मतलब नियर बाय 350 में आपका सिविल का हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। अब 350 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 700 रुपये के करीब, कम लगता है उससे ज़्यादा 700 रुपये तो नहीं छुएगा, पर 6 और 700 के बीच में पर स्क्वायर फीट में आपका खर्चा बैठ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। बहुत जने का ये डाउट रहता है कि हमको कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा। तो ये एक आप इससे अंदाजा लगा लेना कि भाई उतना आना ही आना है। 600 रुपये तो भाई आना ही आना है। 600 रुपये भी आप लेके चल सकते हो। सिविल कंस्ट्रक्शन प्लस इक्विपमेंट्स प्लस आपका लाइट प्लस आपका डीजी सारा कुछ मिला के ना आपका 600 रुपये पर स्क्वायर फीट आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में बहुत जने बोलते हैं कि अगर हमारा एक पोल्ट्री फार्म है, अब हम और एक पोल्ट्री फार्म बनाना चाह रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितने फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो एज पर अगर हम MKUI गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम जाएँ, उड़ीसा का अगर मैं बात करूँ तो 30 फीट है। पर मैं आपको बोलूँगा कि आप 30 फीट का ना करके अगर आपके पास में ज़मीन इनफ है तो आप 50 फीट का दूरी आप रखें, जहाँ पे आपका वेंटिलेशन के लिए कोई असुविधा नहीं होगा। क्योंकि जो कूलिंग पैड होता है ना वो करीबन एक एक तरफ का 20 फीट का हवा वो लेता है। तो इधर 20 फीट हो गया, अगर आप यहाँ वाले करे हो तो ये भी इधर का 20 फीट लेगा। मतलब दोनों समझ रहे हो ना आप, ये भी 20 फीट ले रहा है, ये भी 20 फीट ले रहा है। तो जो 10 फीट हो रहा है ना वो कॉमन आ जा रहा है। तो आप क्या करो, उसको 50 फीट कर दो या फिर आप 40 फीट कर दो, वो भी बेटर है। पर डिस्टेंस आपको 40 या 50 फीट आपको दो साइड के बीच में रखना है। अगर प्रॉपर्टी या अगर आपके पास में जगह है तो, अगर नहीं है तो 30 फीट रखो। अगर आपको सिर्फ गाइडलाइन को ही फॉलो करना है तो 30 फीट का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रख सकते हो। अब उसके बाद में बहुत जने का ये सवाल आता है कि जो भी कंपनी होता है, IB हो गया या पशुपति हो गया या आपका बहुत सारे कंपनी जो हैं, तो आपको वो कंस्ट्रक्शन करके देता है क्या? तो ये नहीं करके देते। आपको कंपनी कंस्ट्रक्शन करके नहीं देता है, वो कंस्ट्रक्शन आप ही को करना पड़ता है। आप एक शेड बना के आप उनको दोगे, उसके बाद वो अपना इक्विपमेंट्स लगा के आपको देगा। इक्विपमेंट्स का खर्चा आप ही का है, आप ही को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आपको करना। अब बोलोगे आप, बहुत जने मैसेज करते हैं कि आप भी कंस्ट्रक्शन करते हो क्या? तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोगों से आप बात करके भी ये काम कर सकते हो, इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, मैं आपको लेआउट दे सकता हूँ और मैं आपको एस्टिमेट दे सकता हूँ बैंकिंग पर्पस के लिए। आप तो बैंक से लोन लोगे, तो लोन लेने के टाइम में एक लेआउट और एक वर्क डन एस्टिमेट जो होता है ना वो उसका जरूरत पड़ता है। वो मैं आपको बना के दे दूंगा मार्केट से कम रेट पे। आपको मैं लेआउट दे दूंगा 999 रुपीज़ पे और एस्टिमेट आपको दे दूंगा 4000 पे। मतलब 5000 पे आपका लेआउट भी रेडी हो जाएगा प्लस आपका एस्टिमेट भी रेडी हो जाएगा, जो कि ऑल ओवर बैंक पे वैलिड है। ठीक है, और उस पर बाकायदा मेरा साइन रहेगा। अब उसके बाद में बहुत जने बोलते हैं कि जो हमारा गो हेड लेटर मिलता है उसका वैलिडिटी कितने साल तक रहता है। जो हमारे उड़ीसा पे होता है गो हेड लेटर इशू किया जाता है अगर आप फाइनेंस कराओगे तो। ठीक है, तो उसका वैलिडिटी 2 साल का रहता है। अगर आप 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना तो सब्सिडी अमाउंट आपका घट जाता है। उस पर लिखा रहता है गो हेड लेटर पे, उस पर भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो वो आप जाके देख लेना। और चैनल पे नए हो, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैंने बहुत टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, लाइक DPR के ऊपर, प्लान के ऊपर, एस्टिमेट के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। बाकायदा मैं तो एक फार्मर का इनकम का पूरा प्रूफ मैंने आपको दिखाया हुआ है। IB कंपनी का एग्रीमेंट के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो जाके आप सब देख लेना। सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोग मैं बना के डाला हूँ। उसके बाद में कौन सा बैंक बेस्ट है, आप लोगों से बहुत जने का मैसेज आता है, खास तक उड़ीसा या ऑल ओवर इंडिया का ये मैसेज आता है कि कौन सा बैंक बेस्ट है। तो
मेरे हिसाब से पीएनबी बेस्ट है, या बैंक ऑफ इंडिया आप ले सकते हो, और एसबीआई तो आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में है, तो एसबीआई में भी आप जा सकते हो। थोड़ा उनका काम डिले जरूर होता है, पर अगर आपका ठीक ठाक वहाँ पे बॉन्डिंग है, ठीक ठाक रिलेशन है, तो आप एसबीआई को भी प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सब्सिडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है, तो देखो सब्सिडी के लिए आपको बिल लगेगा, इंश्योरेंस आपका लगेगा, एक वर्क डन एस्टिमेट लगता है। एक तो वर्क डन एस्टिमेट आपको देना पड़ेगा लोन के टाइम में, और एक वर्क डन एस्टिमेट आपको देना पड़ता है सब्सिडी के टाइम में कंप्लीट होने के बाद, और एक लेआउट आपको देना पड़ता है। लेआउट भी आपको 2 बार देने पड़ेंगे, एक लोन के टाइम में और एक सब्सिडी के टाइम में। ये दोनों चीजें आपको दो बार बनाना पड़ेगा, और दोनों काम आप मुझसे भी करवा सकते हो। मेरा जो साइन है वो ऑल ओवर, क्योंकि मैं एक इनकम टैक्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ, तो मेरा साइन को कोई मना नहीं कर सकता, मेरा साइन हर जगह वैलिड है। ठीक है, और उसके बाद आपको डीपीआर, एक ज्वाइंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है जो हम ही लोग ही बनाते हैं। हम लोग जाएंगे, विजिट करेंगे, सारा आपका देखेंगे कि सेड वगैरह आपका एस पर आपका डीपीआर के हिसाब से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, एस्टिमेट के हिसाब से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। बहुत जने क्या करते हैं कि डीपीआर में साइजेस अपना ज़्यादा दिखा देते हैं, एक्चुअल में कम दिखा देते हैं सब्सिडी पाने के लिए, तो उसको हम लोगों को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद में प्रॉफिट कितना होता है। अब आईबी कंपनी का प्रॉफिट के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो पे आपको पूरा का पूरा दिखा दिया था कि उसका जो जीसी होता है, ग्रोइंग चार्जेस होता है, वो कितना है। उस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना के डाला हुआ है। साथ में मैंने जो इनकम होता है ना जीसी के ऊपर, उसका भी मैंने वीडियो बना के दिखा दिया है कि एक फार्मर का एक बैच में कितना इनकम हुआ, कितना इंसेंटिव हुआ, कितने पैसे उसको इंसेंटिव में मिलता है, कितने पैसे उसको कंपनी को देने होते हैं, वो सारे का वीडियो मैं बना के डाला हूँ। पर आप अगर एवरेज लेके चलें तो 12 से 15 रुपए आप पर केजी में आप इनकम कर सकते हो। ठीक है, उसमें से 2 रुपए आपका एडमिन कॉस्ट में चला जाता है। अब एडमिन कॉस्ट क्या होता है, जो आपका ब्रांचेस होता है, जो सुपरवाइजर होता है कंपनी के तरफ से, वो जो आके विजिट करते हैं, आपको जो फीड प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से फीड आता है एक ब्रांच से ही आता होगा या एक गोडाउन से आता होगा आपके एरिया का, डायरेक्ट हेड ऑफिस से तो आएगा नहीं, तो उनका जो रेंटल होता है ना, वो भी आप ही को पे करना होता है। ठीक है, तो 2 रुपीज़ पर चिक्स मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 30,000 कैपेसिटी का आपका एसी पोल्ट्री फार्म है, तो आप एक बैच में, मतलब जो कि 2 महीने का होता है, आप 60,000 रुपये पे कर रहे हो। तो ऐसा हिसाब से आप कैलकुलेट लगा लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जब हमारा लिफ्टिंग होता है, आपको भी पता है जो पहले वाले वीडियो पे मैं बताया था, उसका लिफ्टिंग 45 डेज में स्टार्ट हुआ, जो कि 4-5 दिनों तक चलता है, मान के चलो 50 डेज। तो अब 35 डेज का हमारा एक टाइम पीरियड होता है कि 35 डेज पे अगर लिफ्टिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो लिफ्टिंग टाइम पे नहीं होता है। तो अब उसमें क्या होता है कि आपका जो 35 डेज के बाद जो चिक्स आपका खाना शुरू करता है ना, उस पर आपका मेन वहाँ पे लॉस आपका शुरू होता है, आपका लॉस वहाँ से शुरू होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि 35 डेज से ऊपर अगर बर्ड हो गया तो लिफ्टिंग करा दो, क्योंकि उसके बाद आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फीड कंजप्शन चिक्स का बढ़ जाता है, पर वेट जो गेन होता है ना, जो फूड कन्वर्सन रेशियो होता है, FCR जो होता है, वो घट जाता है। तो इसी के लिए आप कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लिफ्टिंग कराना है 35 डेज के बाद। अब उसका भी मैंने बताया हुआ है वीडियो पे कि उसका भी एक प्रॉपर ऐप आता है, आईबी कंपनी का एक ऐप है, आपका जो लिफ्टिंग करते हैं एजेंसी उनका एक अलग ऐप है। आपको डालना होता है फ़ोटो उठा के कि भाई मेरा हो गया टाइम पीरियड, तो वो एजेंसी वालों के पास में चला जाता है फ़ोटो, वो आके उसके बाद लिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बबल सीड वगैरह का कॉस्ट बहुत जने मेरे को पूछता है, तो आप मान के चलो कि 14,000 चिक्स का 70,000 रुपये का खर्चा बैठा हुआ था। ठीक है, तो आप इससे अपना एवरेज निकाल लेना। अब लेआउट, कूलिंग पैड हो गया, और आपका कूलिंग पैड का साइज हो गया, ये सारा का लेआउट कौन देता है, मतलब एक कूलिंग पैड कितने साइज का रहेगा, कितने पे आपको फीडर लगाना है, ड्रिंकर लगाना है, वो सारा का सारा इक्विपमेंट्स का जो भी है वो सारा कंपनी ही देगा। तो उस पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कंपनी आएगा, आपकी सेट का मेजरमेंट करके जाएगा, उसके हिसाब से आपके गोडाउन पे, आपके जो फार्म है वहाँ पे आपका इक्विपमेंट्स भेजेगा, और वर्कर भी वही भेजेगा। बस रहने का और उनका पैसे का इस्तेमाल, पैसे का तो भाई कंपनी आपसे अच्छे से लेने वाला है, वो 1 रुपया नहीं निकालेगा, आपका सेवा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सारा चीज़ें आप ही को करना है, वो आके फीड वीट करके सब करके वो जाएंगे और एग्रीमेंट एक करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मशीन का कोटेशन देखो 25 डेज तक का वैलिडिटी होता है अगर आप कंपनी से उठाते हो तो। उसके बाद बहुत सारे बैंक क्या होता है ना कि वो
जहाँ से वो मतलब कोटेशन आप जो कंपनी से बनवाए रहते हो ना, जब आप लोन ले रहे हो तो उन्हीं को वो पैसा डिस्बर्स करता है, आपको नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं सोचा आपको बता दूं वीडियो पे, क्योंकि जो अभी नया बहुत जने इस पे जंप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारा जानकारी, एक बेसिक जो जानकारी है वो उनको होना चाहिए। तो और भी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट में बताना कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। तो फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ।